किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग प्याज पे बात करेंगे। प्याज की खेती पे क्या क्या सावधानी रखें और क्या क्या बीमारियां हैं जो आपको मोटा मोटा सामना करना पड़ता है, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसमें नहीं जाएंगे, एक सामान्य किसान के स्तर पे बात करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। अभी दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका और जनवरी चल रहा है। अभी आज 9 तारीख है जनवरी की, और जिनको प्याज लगाना था उसमें से काफ़ी कुछ लोगों ने लगा दिया है। आलू के बाद ये मालवा निमाड़ के रीजन में जहाँ आलू की खेती होती है, बहुत सारे किसान आलू के बाद प्याज की खेती करते हैं, और बहुत सारे लोग ज़मीन खाली भी रखते हैं कुछ और फसलें लगा के कि प्याज लगानी है। तो प्याज की खेती में जो मुख्य समस्या आने वाली है वो है फंगस की समस्या आती है किसानों को, और बहुत ज़्यादा इसमें वो लोग परेशान भी रहते हैं और तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां किसान रखें कि उनको कम परेशान होना पड़े और उत्पादन अच्छा आए। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको, किसी भी फसल का उत्पादन अगर आपको चाहिए तो पोषण सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पोषण की उपलब्धता ज़मीन में नहीं है या ज़मीन में है पर ज़मीन से पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो ये दो मेजर फैक्टर होते हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है फंगस का, और उसके बाद भी फिर नंबर आता है कीड़ों का। तो अपन ये चीज़ें आपस में कैसे लिंक्ड हैं इसके भी बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले शुरू इस पे कर रहे हैं कि पोषण। और पोषण के लिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि सबसे ज़रूरी पोषक जो है पौधों के लिए वो है धूप, क्योंकि धूप से ही पौधा ऊर्जा ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो धूप क्यों हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा घना अगर आपने बो दिया है, बहुत ज़्यादा पास पास लगा दिया है और रोप बड़ा छोटा है, तो जो पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा, जिसका नीचे से कंद पहले से ही मजबूत हो गया है, तो वो अपने से छोटे वाले को धूप लेने नहीं देगा, उसको रोकेगा, और इस तरीके से आपके खेत में वेरिएशन दिखेगा बड़े छोटे प्याज का। तो अगर आप एक जैसा रोप और बराबर दूरी पे लगाते हैं, आइडियल दूरी होती है 4 इंच बाई 4 इंच पौधे से पौधा और लाइन से लाइन, तो अगर आप ये दूरी मेंशन करते हैं तो एक अच्छी दूरी है ये। इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर इससे कम में क्या होता है कि पौधे बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, धूप के लिए आपस में ही लड़ते हैं, और आप जो पोषक तत्व डालते हैं उनका सही तरीके से उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। फिर आपको पोषण इम्बैलेंस भी दिखता है फसल में कि डाला तो बहुत कुछ और फसल ले नहीं पा रही, क्योंकि धूप ही वो चीज़ है जो मेन इंग्रेडिएंट पौधे का है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड्स और जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं सब धूप से ही शुरू होकर आगे बनते हैं। तो धूप सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है उसकी आपको फिक्र नहीं करनी, क्योंकि वो मिल ही जाती है, पर अगर आप प्रॉपर दूरी पे लगाएंगे तो हवा अंदर तक जाती है और पौधे को प्रॉपर मिलती है, पर वो इतना कठिन काम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे तक पहुंचना। अब बारी आती है इसके बाद पानी की। पानी सही समय पे दें, बहुत ज़्यादा तान ना दें फसल को, और बहुत ज़्यादा गीला भी ना रखें। बहुत ज़्यादा गीला रखने से क्या समस्या आती है कि जड़ों को न्यूट्रिशन उठाने के लिए, अपटेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लगातार गीला करके रखते हैं उसको, बहुत ज़्यादा खेत में पानी भरा रहता है, तो हवा की कमी हो जाती है जड़ों के आसपास, और फिर वो न्यूट्रिशन अपटेक में दिक्कत आती है। तो एक ये ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा तान देंगे, बहुत ज़्यादा सूखा रखेंगे खेत को, तो जो न्यूट्रिशन आपने डाला है वो पौधा घुलित अवस्था में ही अपटेक करता है। अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं है, सॉल्यूट्स नहीं है पानी में, तो भी पौधे को नहीं मिलेंगे। तो पानी सही समय पे दें, बहुत ज़्यादा रोक के ना दें और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ना दें। तो इससे जो न्यूट्रिशन है वो पौधा उठाता है। जैसे कि सेल डिवीज़न के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, मेजर इंग्रेडिएंट है जो आप NPK के फॉर्म में देते हैं। जो पोटेशियम है, जो पत्तियों ने भोजन बनाया, सनलाइट पकड़ी, धूप जिसकी हम बात कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं तो पूरे पौधे में परिवहन के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। स्टोमेटा जो खुलते बंद होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, उसके लिए भी पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो ये NPK मेजर जो फर्टिलाइज़र है जो अपन बाहर से डालते हैं, क्योंकि पानी और धूप के अलावा फिर इनका नंबर आता है। अब थोड़ा सा और आगे चलें, न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं फिर से अपन। तो जो धूप है, धूप में जो फोटोन मतलब धूप की जो ऊर्जा है उसको पकड़ने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है। पौधों में जो हरा रंग दिखता है क्लोरोफिल, उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम अगर कम है तो पौधा धूप को नहीं पकड़ पाएगा
और धूप को नहीं पकड़ेगा तो आगे सारी प्रक्रियाएं उसकी रुक जाएंगी। में शुरुआती प्रक्रिया ही है ऊर्जा को पकड़ना, ऊर्जा को ग्रहण करना और फिर उसका रूपांतरण करना। तो ये जरूरी चीज़ है। उसके बाद फिर बात आती है कि पानी जो पौधे ने लिया है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे जोड़ेगा। तो पानी को तोड़ने के लिए मैंगनीज नाम का तत्व जरूरी होता है। तो मैंगनीज अगर नहीं है तो पानी की तोड़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, अगर कम है तो स्लो हो जाएगी। तो अगर कार्बोहाइड्रेट बनना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ना पड़ेगा, और इनको जोड़ने के लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल होता है। इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा लगती है जो धूप से पौधा ग्रहण करता है, और मैंगनीज के सहारे पानी को तोड़ के स्प्लिट करके कार्बन डाइऑक्साइड को भी तोड़ के आपस में फिर जोड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये मेन रिएक्शन यही है। इसके बाद फिर बहुत सारी सपोर्टिंग रिएक्शन है, बहुत सारे एंजाइम इसके पीछे लगते हैं। जैसे 300 से अधिक प्रकार के एंजाइम हैं जिनको जिंक की ज़रूरत होती है। फिर आयरन हो गया, वो भी क्लोरोफिल का एक सपोर्टर मॉलिक्यूल है। सल्फर हो गया, इसको मजबूती प्रदान करता है ना। फिर थोड़ी मात्रा में कॉपर चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब जो ऊर्जा पौधे ने ली है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन उनका बाई प्रोडक्ट है, पर ऑक्सीजन यूज़ भी करते हैं, उसके लिए ईटीसी लगता है। ईटीसी के लिए कॉपर जरूरी है। ठीक है, अपन ने फिर अभी जिंक की बात हो गई, आयरन की बात हो गई, सल्फर की, मैंगनीज की, मैग्नीशियम की, कॉपर की। बोरॉन का रोल सेल वॉल को मजबूती देने में है, अल्प मात्रा में जरूरी है। बहुत ज़्यादा बार बार डालेंगे या लेट डालेंगे तो वो काम नहीं करता, ज़्यादा डालेंगे तो साइड इफेक्ट है, तो उसकी मात्रा सीमित जरूरी है फसल के लिए। तो ये मेजर न्यूट्रिशन है जो आपको प्याज की फसल में जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे फंगस वाली कई बीमारियां इसमें लगती हैं, जिसमें पत्ती की फंगस और जड़ की फंगस प्रमुख हैं। फिर कुछ तरह के बैक्टीरिया भी प्याज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको आप लोग सड़न बोलते हैं। अंदर से प्याज के जो पत्ते हैं, जो प्याज का बल्ब बनता है, अगर उसको अंदर से काटेंगे तो जो खराब प्याज है उसमें भूरे अंदर की जो पत्तियां हैं, जो प्याज के अंदर के शल्क हैं, वो भूरे दिखाई देते हैं। तो वो जो भूरे दिखते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। अपन उनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कौन सा क्या करता है, पर तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, दो प्रमुख हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जो उसकी बेसल प्लेट है जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसमें फंगस लगती है, फिजेरियम, है ना। फिर ऊपर जो है एस्परजिलस नाइजर का कई बार उसमें संक्रमण हो जाता है। ठीक है, फिर पर्पल ब्लॉच हो गई, अल्टरनेरिया के कारण होती है। ऐसी कई तरह की फंगस जो है इस पे अटैक करती हैं, और ये फंगस अगर आपको नियंत्रित करनी है शुरू से, तो मित्र सूक्ष्मजीव जब आप खेत में डालते हैं तो ये पुरानी फसल, जैसे कि आपने आलू लगाया था, उसमें भी अल्टरनेरिया का संक्रमण होता है, और दूसरी फसलें भी हैं। तो अगर कच्चा मटेरियल खेत में पड़ा हुआ है तो उसमें ये फंगस पनपते हैं, और जब आप उसमें खेती करते हैं, जैसे प्याज की, लहसुन की या कोई भी खेती करते हैं, तो यही फंगस फिर पनप के आपकी प्रमुख फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो मटेरियल पड़ा है इसको डिकम्पोज करने के लिए मित्र सूक्ष्मजीव आपकी मदद कर सकते हैं। प्लस आप जो फसल लगा रहे हैं उसकी जड़ें इंड्यूस करते हैं, फसल को एक अच्छा इन्वायरमेंट, माइक्रो क्लाइमेट प्रदान करते हैं। जो आपने फर्टिलाइजर डाले हैं उनको उचित रूप में बना के रखते हैं ताकि पौधा उनको ग्रहण कर सके। इसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो अगर आपके खेत में बैड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब बीमारी वाले फंगस बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, निमेटोड हो गया, माइट हो गया, बहुत सारी प्रकार की थ्रिप्स हैं, तो अगर ये लगातार हम खेती करते हैं तो लगातार जो फसलों का मटेरियल है वो खेत में छूटता ही है। जैसे आलू आप निकाल लेंगे, उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां जिसमें बीमारी थी वो खेत में छूट जाती है, और हम इतना समय नहीं देते कि वो डिकम्पोज हो जाए, उसके बाद हम अगली फसल लगाएंगे। हम लोग फटाफट खेती कर रहे हैं। तो फसल के साथ ही अपन मित्र सूक्ष्मजीव डालते रहेंगे अगर, तो जो पुराने फसल का अवशेष है वो डिकम्पोज होता रहेगा, और वो बीमारी अगले फसल में ट्रांसफर होने के चांसेस कम होते जाएंगे, और जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल फॉर्म में बना रहेगा। तो अभी तक की बात से ये क्लियर हो गया होगा कि हमको न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़रूरी है फसल को, जितना हम निकाल रहे हैं कम से कम उतना देना ज़रूरी है, और जो न्यूट्रिशन है वो उचित रूप में बना रहे, पौधा उसको ग्रहण करता रहे, तो ही आपका अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, सही समय पे निकाल सकते हैं, और बीमारियों से बच सकते हैं, उनके इंसिडेंसेस कम कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी आने पे स्प्रे करना, कोई देखिए खर्चा तो हर कोई करता है और अच्छा खासा खर्चा करता है किसान, तो वो एक इशू नहीं है खर्चा करना। इशू ये है कि फसल में बीमारी कम से कम आए और आसानी से कंट्रोल हो जाए,
ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमारी अगर उसके बाद आप खर्चा कर रहे हैं तरह तरह के उसमें फिर आप टॉनिक डाल रहे हैं और ये तरह तरह के फंजीसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वो एक सही रास्ता नहीं है, क्योंकि फिर उस बीमारी आने के बाद प्रोडक्शन उतना नहीं आ सकता। इसके अलावा एक चीज़ और बात करें कीड़ों की, जैसे थ्रिप्स मेजर इसका कीड़ा है प्याज का, तो वो उससे भी कई प्रकार की फंगस ये फैलाने में मदद करता है, जिसमें से प्रमुख है अल्टरनेरिया और बोट्राइटिस, क्योंकि ये खुरच के खाता है, पत्ती को खुरचता है और वहाँ फिर पत्ती का टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो दो नुकसान होते हैं, तो क्लोरोफिल वहाँ का ख़त्म हो गया, वहाँ की जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया वो बाधित हो गई, प्लस वो जो घाव किया है वहाँ से तरह तरह के फंगस इंटर करते हैं और फिर आगे जैसे जैसे फसल बढ़ती है तो उसका नुकसान आपको दिखाई देता है। तो थ्रिप्स कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं अगेन। एक तो ये है कि पौधे को खुद मजबूत बना के रखें, कि वो जैसे प्याज है आपका, तो तरह तरह के सल्फर वाले कंपाउंड वो क्रिएट करता है खुद ही, तो वो कीटनाशक एक्टिविटी होती है उसमें, तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद आप सही समय पे अगर सही कीटनाशी प्रयोग करेंगे तो आपकी थ्रिप्स कंट्रोल में रहेगी और पत्ती वाली फंगस से भी आप कई बार बच जाएंगे। तो पानी सही समय पे दे के भी यही काम होता है, पौधे का इम्यूनिटी लेवल हाई होता है अगर आप सही समय पे पानी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तान नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गीला नहीं रख रहे हैं तो, और ज़मीन में जो मटेरियल है वो अपन ने डिकम्पोज ही कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो बताने लायक हैं। बाकी आप लोग तरह तरह के फफूंदनाशी और कीटनाशी के बारे में जानते ही हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो मेजर यही था कि सही समय पे आप न्यूट्रिशन डालें। आप बुआई के समय न्यूट्रिशन जो डालते हैं उसमें मेजर हिस्सा वेस्ट जाता है। अगर आप 20 से 25 दिन जब प्याज ने जड़ें छोड़ दी हैं उस समय आप फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बेटर होगा। तो शुरुआत करें सूक्ष्म जीवों के साथ में, 20-25 दिन का हो जाए जब आप उसमें न्यूट्रिशन डालें, सही समय पे स्प्रे करें और उसको आप सारा फोकस न्यूट्रिशन पे ही रखें तो बेटर रहेगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे फफूंदनाशी, कीटनाशी का प्रयोग किया जा सकता है, पर सारा फोकस उधर शिफ्ट मत करिए। फोकस आपका होना चाहिए न्यूट्रिशन पे, खेत सुधार पे, तो आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। वेक्टर से जुड़े हुए किसान इसी मेथड से कई सालों से अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं, इसलिए यही बातें मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वेक्टर मेथड से खेती करना चाहते हैं तो वेक्टर के मित्र सूक्ष्मजीव, माइक्रोन्यूट्रिएंट आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप से संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए वेक्टर से जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।